नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की चर्चा के क्रम में हम यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से विचारकों की चर्चा कर रहे थे और उसमें अंतिम पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं। इसके बाद पश्चिमी राजनीतिक विचारक हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से संपूर्ण हो जाएंगे। फ्रांज फैनन। फ्रांज फैनन एक अफ्रीकी जो है अफ्रीकी महाद्वीप के पॉलिटिकल थिंकर हैं। तो क्या क्या उनका पॉलिटिकल थॉट था वो सब हम जान लेते हैं। फ्रांज फैनन का जीवन काल जो है 1925 से 1961 तक रहा और इनका जन्म जो है एक फ्रांसीसी उपनिवेश था कैरेबियाई द्वीप जिसका नाम था मार्टिनिक। मार्टिनिक नाम का द्वीप था कैरेबियाई प्रदेश में। कैरेबियाई प्रदेश वही है जो आज वेस्ट इंडीज के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो मार्टिनिक नामक द्वीप था और ये फ्रांस का उपनिवेश था। यहाँ इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता जो थे, पिता एक अफ्रीकी दास समूह से, जो उस जमाने में क्या होता था उपनिवेशवाद के समय में कि अफ्रीका से लोगों को खरीद फरोख्त की जाती थी, उनको बेच करके जो है दक्षिणी अमेरिका इत्यादि जगहों पे चाय बागानों और खदानों इत्यादि में लगाया जाता था। तो उसी समूह के वंशज थे इनके पिता। हालांकि उस समय वो फ्रांसीसी जो उपनिवेश की सरकार थी उसमें एक सरकारी अधिकारी भी थे। दूसरी तरफ इनकी जो माता थी वो, उनके बारे में कहा जाता है वो एक मिक्स्ड रेस, मिश्रित प्रजाति की महिला थी। मिश्रित प्रजाति मतलब उनके माता पिता में एक श्वेत था, एक अश्वेत था, एक ब्लैक था, एक वाइट था। तो इस प्रकार पृष्ठभूमि रही, मिश्रित पृष्ठभूमि फ्रांज फैनन की रही। मार्टिनिक द्वीप में इनका जन्म हुआ 1925 में। फिर वहाँ जो है इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, वहीं मार्टिनिक द्वीप में ही फ्रांसीसी उपनिवेश जो था। फिर 1925 के बाद 1940 के आसपास, लगभग 1943 में ये क्या करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए जो है चले जाते हैं। फिर वहाँ से फ्रांस जाते हैं और फ्रांस में अपनी आगे की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है, फ्रांस में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है लियोन विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। और ये मूल रूप से जो है एक मनोरोग चिकित्सक थे, साइकेट्रिस्ट थे। इसके अलावा भी इन्होंने जो है काफ़ी कुछ चीज़ें जो पढ़ी थी, फिलोसफी वगैरह भी इन्होंने अध्ययन किया था। ये इनका मोटा मोटा बैकग्राउंड था और इनका जो लक्ष्य था, इनकी सोच का लक्ष्य था कि संपूर्ण मानव जाति जो है स्वतंत्र होनी चाहिए। इनका मुख्य लक्ष्य था संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता। और इनकी जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनमें कुछ बिंदु हम देख लेते हैं। जैसे पहला आता है, इन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया। दूसरी बात, फिर इन्होंने जो अंग्रेजों के द्वारा जो रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी, रंग भेद कहें या नस्ल भेद कहें, इसका भी विरोध किया। ठीक है। और जो सांस्कृतिक जो उपनिवेशी सरकारें थीं, यूरोपीय राष्ट्र थे, उनके द्वारा अपने उपनिवेशों में अपनी संस्कृति को थोपा जाता था, जिसे नाम दिया जाता था सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। तो इसकी भी इन्होंने आलोचना की।
इन्होंने जो है अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अल्जीरिया भी एक फ्रांसीसी उपनिवेश ही था और मार्क्सवाद का नव मार्क्सवादी ये माने जाते हैं। मार्क्सवाद थर्ड वर्ल्ड के लिए कैसा हो, तीसरी दुनिया के लिए मार्क्सवाद का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी इन्होंने अपने विचार रखे। तो इन बिंदुओं के इर्द गिर्द जो है फ्रांज फैनन का चिंतन घूमता है। तो एक एक करके हम देखते हैं क्या इनके विचार थे। यदि हम बात करें उपनिवेशवाद की, उपनिवेशवाद प्लस नस्ल भेद, इन दोनों की चर्चा हम करते हैं कि इसमें के बारे में क्या विचार थे इनके। तो हमने आपको बताया कि 1943 में ये जो है फ्रांस के लियोन विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए चले गए थे। वहाँ इन्होंने मनोविज्ञान की पढ़ाई की, साथ ही साथ जो है फिलॉसफी की भी इन्होंने पढ़ाई की थी। और ये अपनी पीएचडी जब कर रहे थे तो इन्होंने अपना एक थीसिस लिखा था। इनकी जो पहली बुक है आप पढ़ेंगे, ब्लैक स्किन, ब्लैक स्किन वाइट मास्क्स। ये पुस्तक मूलतः है इनका पीएचडी का थीसिस था और इस पुस्तक में इन्होंने अपने जो उपनिवेशवाद के विचार थे और जो नस्लभेद की बातें थी, उपनिवेशवादी राष्ट्रों के द्वारा किस प्रकार नस्लभेद का व्यवहार किया जाता था, वो सब इन्होंने जो है इस पुस्तक में वर्णन किया था। लेकिन ये पुस्तक जो है इन्होंने ओरिजिनली लिखी थी अपनी पीएचडी की थीसिस के लिए, और ये थीसिस इनके जो गाइड थे, मेंटर थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। ठीक है। अब उसके बाद थीसिस में इस पुस्तक का टाइटल कुछ और था, बाद में इसका टाइटल बदल के ब्लैक स्किन और वाइट मास्क से नाम, क्योंकि थीसिस तो रिजेक्ट कर दी थी लेकिन फैनन ने सोचा कि इस बुक को हम पब्लिश करवाते हैं। उन्होंने ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क के नाम से जो है इस पुस्तक को पब्लिश करवाया। अब इसमें चूँकि पूरा जो उनका अनुभव था मार्टिनिक द्वीप का, फ्रांस का, वो सब द्वितीय विश्व युद्ध का, वो सब अनुभव इसमें इन्होंने लिखा है। यानी इनके जो उपनिवेशवाद के विचार हैं या नस्लभेद वादी विचार हैं, वो इन्होंने जो है अपने अनुभव के आधार पर लिखे हैं। जो जो उन्होंने अनुभव किया वही इन्होंने लिखा है। ये कहते हैं कि उपनिवेशवाद जो है साम्राज्यवादी देशों के द्वारा उत्पीड़न का एक ढांचा है, फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, उत्पीड़न का एक ढांचा है, उत्पीड़न का एक रूप है। और यहाँ साम्राज्यवादी राष्ट्र क्या है कि अपनी जाति की, यानी उनकी रेस की, जाति का मतलब यहाँ रेस नस्ल है, और जाति तथा संस्कृति की श्रेष्ठता, नाम लेते हैं कि हम नस्ल से श्रेष्ठ हैं, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, इसलिए हम जो है इन पर शासन कर रहे हैं। लेकिन इसके नाम पर इनका जो मूल मकसद है वो पूंजीवादी है और ये अपने आर्थिक हितों को पूरा करना चाहते हैं, धन की लूट खसोट करना चाहते हैं, अपने आर्थिक स्वार्थ से पूरा करना चाहते हैं। ये उपनिवेशवाद है। इसकी आड़ में उपनिवेशवादी राष्ट्र क्या कर रहे हैं, जाति संस्कृति के बहाने से ये विदेशी भूमि, जैसे फ्रांस जो है, मार्टिनिक द्वीप फ्रांस का हिस्सा नहीं है, उपनिवेश था। उसी प्रकार अल्जीरिया भी फ्रांस का उपनिवेश था, जैसे भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो ये सभी इनके लिए विदेशी भूमि थी
और विदेशी भूमि में जो है, विदेशी भूमि और उसके संसाधनों का जो रिसोर्सेज वहाँ होते थे, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उन सब का ये जो है भरपूर शोषण करते थे। और उस शोषण का मकसद क्या था? ताकि इनको ज़्यादा धन प्राप्त हो सके, ज़्यादा पैसा प्राप्त हो सके, यही सब इनका। अब इस कंडीशन में क्या होता है, फ्रांस फैनन कहते हैं कि जब विदेशी लोग किसी देश का शोषण करते हैं, साम्राज्यवादी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र का शोषण करते हैं, तो वहाँ एक तनाव पैदा होता है। वो तनाव कैसा होता है? अब चूंकि ये अफ्रीकी महाद्वीप और ब्लैक वाइट के संबंध में लिख रहे हैं, तो इन्होंने भारत जैसे राष्ट्र के बारे में नहीं लिखा, और इन्होंने जो है श्वेत और अश्वेत के मध्य तनाव को ही बताया। कहा कि श्वेत और अश्वेत के बीच तनाव इससे जन्म लेता है, यानी दोनों एक दूसरे के खिलाफ मारकाट मचाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि श्वेत लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है पूरी सभ्यता के मालिक हैं, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। साथ ही बोलते हैं कि हम शिक्षा में भी आपसे अव्वल हैं, हम कानून से काम करते हैं, आप लोग गंवार अनपढ़ हो, और हमारा जो है कला और कौशल भी आपसे बेहतर है। ठीक है, इसलिए एक सिद्धांत भी उस समय दिया गया था उपनिवेशवाद के दौर में, जिसे कहा गया श्वेत जाति के भार का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत, वाइटमैन बर्डन्स थ्योरी इसको बोलते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत उपनिवेशवादी राष्ट्रों ने माना कि भाई हम लोग सभ्य हैं, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हम शिक्षित हैं, हमें सारे कला कौशल आते हैं, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अश्वेतों को, इंडियंस को, या जो भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उन सबको सिखाएं, ताकि वो भी सभ्य बन सके, उनकी संस्कृति समृद्ध बन सके। लेकिन वस्तुतः ये तो सिर्फ एक आड़ थी। फ्रांस फैनन कहते हैं कि ये महज एक कल्पना है। श्वेत जाति के भार का सिद्धांत एक कल्पना है, और मूल मकसद जो था वो था आर्थिक स्वार्थ। अब ये जो श्वेत जाति के भार का सिद्धांत आया, इसके प्रत्युत्तर में अश्वेतों ने भी अपना एक सिद्धांत दिया। उन्होंने दिया कि अश्वेत जाति के गौरव का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में ब्लैक्स का मानना था कि उनका इतिहास जो है गौरवमयी रहा है, उनकी जो संस्कृति है वो महान है, परंपराएं उनकी बहुत अच्छी हैं, और ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आप श्वेत जाति के लोग जबरदस्ती हम पर कब्जा किए हुए हैं, तो ये सही नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता, संस्कृति वगैरह आपसे श्रेष्ठ है। अब यहाँ फ्रांस फैनन कहते हैं कि ये श्वेत जाति के भार का सिद्धांत भी गलत है, और अश्वेत जाति के गौरव का सिद्धांत भी गलत है। ये दोनों चीज़ें गलत हैं, क्योंकि ये सिर्फ कपोल कल्पनाएं हैं, वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि अश्वेत लोग भी मानव जाति का हिस्सा हैं, और वो भी मानव जाति का हिस्सा है। इसलिए अश्वेत जाति को क्या चाहिए कि अपने गौरव का सिद्धांत देने की बजाय वो मांग करें। किस बात की मांग करें? कि उनके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए, एक मनुष्य की तरह व्यवहार होना चाहिए। जो उपनिवेशवादी राष्ट्र पशु की तरह व्यवहार करते हैं, दास की तरह व्यवहार करते हैं, इंसानों की खरीद फरोख्त करते हैं, वो सब मानवीय व्यवहार नहीं है, यह बंद किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि अश्वेत जाति को अपनी स्वतंत्रता का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता का त्याग कभी नहीं करना चाहिए।
ये इनके उपनिवेशवादी विचार, एक तो ब्लैक स्किन वाइट मास्क बुक हमने उसमें है, और दूसरी एक डाइंग कॉलोनियलिज्म में भी जो है खत्म होते उपनिवेशवाद के बारे में ये लिख रहे हैं। तो वैसे तो इनकी सभी पुस्तकों में इन सब विचारों की झलक मिलती है, लेकिन मुख्य किताब जो है ब्लैक स्किन वाइट मास्क है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं उपनिवेशवाद और नस्ल भेद के बाद हम फैनन के सिद्धांत यानी वो तीसरी दुनिया के लिए एक मार्क्सवाद का सिद्धांत देते हैं फैनन। कि किस प्रकार दुनिया में जो है मार्क्सवाद की स्थापना की जाएगी, क्योंकि उनके अनुसार मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत अफ्रीकन देशों के लिए, या कहें कि तीसरी दुनिया के देशों के लिए, तीसरी दुनिया में अविकसित राष्ट्र आते हैं अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के, उनके लिए वह सिद्धांत सही नहीं है। अब यहाँ उन्होंने अपने मार्क्सवाद के सिद्धांत में कुछ अपनी तरफ से बातें जोड़ी। मार्क्सवाद तीसरे विश्व के लिए। तीसरे विश्व का मतलब, थर्ड वर्ल्ड का मतलब अफ्रीका के देश प्लस दक्षिणी अमेरिका के देश, ये जो अविकसित राष्ट्र हैं इनको तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। ठीक है, तीसरी दुनिया का मतलब साम्यवादी और पूंजीवादी दो धड़े थे, और उनमें तीसरी दुनिया जो दबे कुचले राष्ट्र थे जिनका जो या तो उपनिवेश थे या बहुत दमखम वाली बात उनमें थी नहीं, तो उन सबको जो है ये एक पश्चिमी कैटेगराइजेशन है वैसे तो तीसरे विश्व का, थर्ड वर्ल्ड, लेकिन उन्हीं राष्ट्रों को इसमें रखा गया जो या तो साम्यवादी पूंजीवादी किसी कैटेगरी में नहीं आते थे, या फिर जो है कोई वैश्विक स्तर पर जिनका कोई महत्व नहीं था, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि फैनन कहते हैं कि जो मार्क्स ने सिद्धांत दिया है, और मार्क्स ने सिद्धांत दिया, मार्क्स के सिद्धांत को व्यवहार का रूप दिया सबसे पहले लेनिन ने। लेनिन ने रूस में क्रांति की, 1917 में बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई और समाजवादी सोवियत संघ की स्थापना हुई। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं, फैनन कह रहे हैं कि फ्रांस खुद से अपने देशों उपनिवेशों में जो है शोषण खत्म नहीं करेगा। फ्रांस खुद से अपने देशों में शोषण खत्म करने का समर्थक नहीं है, और साथ ही साथ लेनिन जिस क्रांति का प्रतिपादन कर रहे हैं वो एक चरणबद्ध तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कि पहले राष्ट्रवादी क्रांति होगी, राष्ट्रवादी क्रांति के बाद फिर समाजवादी या साम्यवादी क्रांति होगी, इसके बाद समाजवादी क्रांति होगी, ऐसा लेनिन का मानना था। अफ्रीकी या तीसरे विश्व के बारे में वो बोल रहे थे कि उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए राष्ट्रवादी क्रांति होगी और फिर पूंजीपतियों के विरुद्ध समाजवादी क्रांति होगी। ये क्रांति का क्रम होगा। अब फैनन इस क्रम को नकारते हैं। वो एक नई अवधारणा देते हैं कि अल्जीरिया में या तीसरी दुनिया में कौन क्रांति करेगा, तो उसके लिए वो एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं लुच्चा सर्वहारा। हिंदी अनुवाद है इसका, जो मुख्य टर्मिनोलॉजी है वो है लंपन प्रोलेटरेट। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई इसका अनुवाद कुछ अलग कर दे लुच्चा सर्वहारा का,
तो आपको ध्यान में रखना है लंपन प्रोलेटरेट। फैनन के अनुसार लंपन प्रोलेटरेट जो है वो तीसरी दुनिया में समाजवादी क्रांति को संभव बनाएंगे। और इसमें उन्होंने किसको शामिल किया? लुच्चे सर्वहारा में शामिल थे जेब कतरे, ठीक है। जेब कतरों के साथ फिर भगोड़े सैनिक, ऐसे सैनिक जो भाग के आ गए हैं अपनी सेना से। कबाड़ी, ये शब्द उन्होंने यूज किए हैं। भिखारी, ये सभी लुच्चे सर्वहारा में शामिल होंगे। और इनके साथ साथ गठबंधन बनेगा, ये तो शामिल होंगे ही। अब क्रांति के लिए फैनन कहते हैं कि किसानों का और शहरी गरीबों का गठबंधन बनेगा। अब यहाँ एक बात आपने देखी होगी, जब हमने माओ पढ़ा था तो माओ ने जो है सर्वहारा वर्ग के साथ मिलकर के क्रांति को संभव बनाया था। कुछ कुछ वैसे ही विचार जो है यहाँ फैनन के भी प्रतीत हो रहे हैं। तो इनकी जो क्रांति की रणनीति है, इनकी क्रांति की रणनीति को कहा जाता है कि ये माओ के समान है। क्रांति की रणनीति माओ के समान है, ठीक है। और क्रांति का इनका जो तरीका था, अब चूंकि इन्होंने अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया, और इनका जो सिद्धांत था मार्क्सवाद के सिद्धांत में भी इन्होंने कहा कि क्रांति में हिंसा जरूरी है। हिंसा को इन्होंने क्रांति का माध्यम माना कि हिंसक क्रांति का समर्थन किया जाना चाहिए। क्योंकि हिंसा से ही जो है साम्राज्यवादी ताकतों को उखाड़ा जा सकता है। जो आर्थिक शोषण हो रहा है उपनिवेशों का, वो हिंसा के से क्या होगा कि एक तो सांस्कृतिक शोषण थमेगा, आर्थिक शोषण थमेगा, सांस्कृतिक प्रभुत्व की स्थापना जो हो रही है वह थमेगी। साथ ही साथ जो नस्लीय भेदभाव है, नस्लीय भेदभाव को, प्रजातीय भेदभाव को खत्म किया जाएगा हिंसा के माध्यम से ही। अब यहाँ एक और विचारक आते हैं, चूंकि ये हिंसा का समर्थन करते हैं, तो एक और विचारक आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज सोरेल। जॉर्ज सोरेल भी जो है हिंसा का समर्थन करते हैं। तो ये जो क्रांति की तरीका है जॉर्ज सोरेल के समकक्ष माना जाता है। रणनीति माओ के समकक्ष मानी जाती है, क्योंकि सभी लोगों को मिला के ये चले हैं। और इनका तरीका जो है जॉर्ज सोरेल की तरह माना जाता है, क्योंकि जॉर्ज सोरेल भी हिंसा के समर्थक थे और फैनन भी जो है हिंसा के समर्थक हैं। तो ये इनके हिसाब से जो है तीसरे विश्व में मार्क्सवाद लाने के लिए लुच्चे सर्वहारा वर्ग को आगे आना होगा। इसमें ये लोग शामिल होंगे। और जो लेनिन का सिद्धांत है वो अफ्रीका महाद्वीप में या तीसरे विश्व में एप्लीकेबल नहीं है, उसके माध्यम से क्रांति संभव नहीं हो सकती। इसके बाद मार्क्स के विचारों पर, या कहें कि लेनिन के विचारों पर वो टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि जो ओरिजिनल मार्क्सवाद था वो उस जगह विकसित हुआ था जहां नस्ल भेद जैसी कोई समस्या नहीं थी। यानी वो कहते हैं कि मार्क्सवाद में सिर्फ दो ही वर्ग बताए गए हैं, एक सर्वहारा वर्ग है और एक बुर्जुआ वर्ग है। यहां जो है रंग भेद की कोई बात नहीं है, रंग भेद की बात नहीं है। इसलिए चूंकि इसमें उन समस्याओं को शामिल नहीं किया गया है जो वास्तव में तीसरे विश्व के देशों में हैं, इसलिए ये जो है ये मार्क्सवाद तीसरे विश्व के लिए काम का नहीं है, क्योंकि इसमें उन समस्याओं को शामिल नहीं किया गया जो वास्तव में इन देशों में हैं।
उनके समाधान के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। ठीक है। और साथ ही कहते हैं कि जो संस्कृति फैलाई जा रही है यूरोपीय देशों के द्वारा, उस संस्कृति से एशियाई देशों का, अफ्रीकी देशों का कोई भला नहीं हो सकता। इन्हें अपनी ही संस्कृति का गौरव बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, नेग्रीट्यूड। नेग्रीट्यूड शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किसके लिए किया? नेग्रीट्यूड शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया कि निग्रो प्रजातियां जो थी अफ्रीका की, उनके साथ जो भेदभाव होता था, उस भेदभाव को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने नेग्रीट्यूड शब्द का इस्तेमाल किया। ये थे मार्क्सवाद पर इनके विचार। इनको कहा जाता है नव मार्क्सवादी, यानी मार्क्स के विचारों में अपने हिसाब से ये परिवर्तन करते हैं। लेकिन हमने देखा कि इनकी जो विचारों में एक गुस्से की झलक होती है। अब उस गुस्से की झलक क्यों होती है? क्योंकि फ्रेंच फैनन जो है, उसका हम एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन। इसी में हम समझेंगे कि उनका साहित्य में, उनकी रचनाओं में क्यों ऐसा गुस्से भरी भावनाएं व्यक्त की गई हैं। अब क्या होता है कि हमने देखा कि फ्रांस में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद चूंकि जहां इनका जन्म हुआ था वो मार्टिनिक द्वीप भी फ्रांसीसी उपनिवेश था, वहां से पढ़ाई के लिए वे फ्रांस जाते हैं। फ्रांस से अपनी पढ़ाई करके इनको जो है नौकरी मिलती है अल्जीरिया में। अल्जीरिया में इनको एक मनोचिकित्सक की नौकरी मिलती है, साइकेट्रिस्ट की नौकरी मिलती है। और उस नौकरी को करने के लिए ये जो है अल्जीरिया में पहली बार आते हैं, और फिर वही जो है आगे इनकी कर्मभूमि बन जाती है। यहाँ फिर क्या होता है कि जब ये अपने रोगियों से या सबसे मिलते जुलते रहते थे, तो इन्होंने देखा कि साम्राज्यवादी ताकतों या फ्रांस के जो लोग हैं वो काफ़ी शोषण करते हैं इन सब का, अल्जीरिया के लोगों का। तो इनका रुझान जो है अल्जीरियाई जो स्वतंत्रता संग्राम था, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन अल्जीरिया का था, उसकी तरफ इनका धीरे धीरे रुझान हो गया। और 1954 में इन्होंने FLN लिबरेशन जो संस्था थी वो ज्वाइन कर ली। FLN लिबरेशन ज्वाइन कर ली, और इनका रुझान बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि ये 1956 में पूर्ण रूपेण क्रांतिकारी बन गए। अब वहाँ जो उपनिवेशवादी सरकार थी अल्जीरिया में, उनका इनकी तरफ ध्यान दिख गया कि भाई फैनन तो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं और फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, तो वो इनके खिलाफ कुछ एक्शन करते। उससे पहले ही अल्जीरिया का एक प्रतिद्वंदी राष्ट्र था वहीं अफ्रीका में, जिसका नाम था ट्यूनीशिया। तो ये ट्यूनीशिया भाग गए और वहीं से फिर अपने कार्यक्रम चलाते रहे। इन्होंने मुक्ति आंदोलन में अपना सहयोग दिया। अब ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से अल्जीरिया की स्वतंत्रता जो है प्राप्त की जाएगी और यहाँ किस प्रकार से कैसी शासन व्यवस्था सक्रिय होगी। उसके लिए कहते हैं कि क्रांति के लिए किसान जरूरी है। वही साम्राज्यवाद जो लोग हमने जो है मार्क्सवादी क्रांति के लिए बताए थे, वही यहाँ भी इनकी क्रांति का मकसद है। उन लोगों के जरिए ही ये क्रांति की बात करते हैं, जिसमें किसान, भिखारी, लुच्चे सर्वहारा वर्ग के, लंपन प्रोलेटेरिएट जो है, उन सबको मिला करके क्रांति की जाएगी। और क्रांति के लिए, अब क्रांति के बाद जो है वो कह रहे हैं कि
ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की सत्ता स्थापित कर दी जाए, अधिनायक तंत्र स्थापित नहीं करना चाहिए। हमें अधिनायक तंत्र की बजाय जो है लोकतंत्र या समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि अधिनायक तंत्र में क्या होता है कि एक व्यक्ति पूजा बढ़ जाती है और व्यक्ति की आकांक्षा है वो ही प्रधान रहती है, व्यक्ति ही प्रधान बन जाता है। इसलिए जो है अधिनायक तंत्र सही नहीं है। साथ ही वो कहते हैं कि ये मुक्ति आंदोलन के लिए जो है क्रांति जरूरी है, और क्रांति में पहले भी हमने आपको बताया कि वो हिंसा का समर्थन करते हैं। इस क्रांति में देहाती किसान शामिल होंगे, इन सबको साथ मिलकर के काम करना चाहिए, और पूरे अफ्रीका के लोग जो हैं अफ्रीकी एकता के लिए आपस में मिलकर के यदि काम करें तो क्रांति संभव हो पाएगी, ऐसा इनका मानना था। अब फ्रांस फैनन के विचार हमने देखे। इसकी फ्रांस फैनन की आलोचना भी की जाती है कि जो है इनके विचार जो ब्लैक वाइट या कहें कि अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में ही विकसित हुए हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों जो जहाँ से ये पैदा हुए, मार्टिनिक द्वीप, वहाँ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, और अल्जीरिया आए वहाँ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। तो ऐसा कहा जाता है, इनकी आलोचना की जाती है कि सीमित विचार हैं इनका, सीमित परिप्रेक्ष्य में अपने विचार देते हैं, और सिर्फ अफ्रीका की जो उपनिवेशवाद है उसके बारे में ही विचार देते हैं। बाकी एशियाई राष्ट्रों के उपनिवेशवाद के बारे में इनका कोई विचार नहीं है। भारत जैसे देश के बारे में अपने कोई विचार नहीं रखते हैं, ये इनकी आलोचना की जाती है। लेकिन चूंकि इनके विचारों का महत्व इसलिए नहीं है कि इन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही, इनके विचारों का महत्व इसलिए है कि इनका जो हमने देखा कि मूल मकसद था मनुष्य मात्र की स्वतंत्रता, और जो है नस्लवाद का, उपनिवेशवाद का विरोध, और स्वतंत्रता के मूल्यों की स्थापना, ये इनका मुख्य मकसद था। अल्जीरिया एक जरिया था, एक उनकी कर्मभूमि थी, लेकिन उनके विचार जो थे वो मूलतः है नस्ल भेद विरोधी थे, उपनिवेशवाद विरोधी थे, स्वतंत्रता के समर्थक थे, समानता स्थापित करना चाहते थे, और जो है एक आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे। तो ये थे फ्रांस फैनन के विचार। आपको कैसे लगे आपका हमारा ये व्याख्यान, अपनी प्रतिक्रियाओं के जरिए हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।